हाँ, तो जो फैक्ट वाले क्वेश्चन पढ़े थे वहाँ से तो देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांस है, लेकिन अब जो थ्योरी क्वेश्चन आज स्टार्ट हुई है, थ्योरी से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना पक्का है, इसलिए थ्योरी को हल्के मत ले लेना आप, ठीक है। फैक्ट को याद करो, जितने हो सके याद करो, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उस थ्योरी से, क्योंकि 6 नंबर का चैप्टर है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली थ्योरी से आना है, ठीक है। ये जितने भी इसके 2 वीडियो बनेंगे, इन दोनों वीडियो से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो इस थ्योरी वाले क्वेश्चन को साथ के साथ नोट्स बनाया करो, नोट्स बनाने से याद होती है चीज़ें, लिख लोगे फिर एक बार और, है ना। और प्री बोर्ड को दिमाग से निकाल दो, प्री बोर्ड चल रहे हैं तो चलने दो, ये वाले चैप्टर भी तो प्री बोर्ड में आ रहे हैं, तो इनको रूटीन मत तोड़ो आप, ठीक है, रूटीन अपना बिल्कुल मत तोड़ने दो। चलो फिर अब बात करते हैं अपन मधुमक्खी पालन के महत्व लिखिए। देखो हालांकि अपन पढ़ रहे एनिमल्स का, अब एनिमल्स के इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। वो जो अपने पादपों के थे, प्लांट्स के थे, वो फिनिश हो गए। अब सेकंड जो हेडिंग आपकी वो है एनिमल्स की, यानी कि जंतुओं का क्या योगदान है इकोनॉमिक, ठीक है, आर्थिक अर्थव्यवस्था में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एपीकल्चर की। क्वेश्चन 2 मार्क्स में अगर आ जाए आपके इंपॉर्टेंस ऑफ एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन के महत्व बताइए, तो आपको क्या लिखना है। हालांकि देखो सबको पता है मधुमक्खी पालन से हमें शहद प्राप्त होता है, लेकिन लैंग्वेज अच्छे से लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए, वरना 2 मार्क्स या 1 मार्क्स नहीं मिलेगा यहाँ पर। अपन मन से लिख देंगे तो ठीक है, वो मार्क्स काट लेगा। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जब ये आता है तो इतना आंसर पूरा लिखना है कि मधुमक्खी से प्राप्त जो शहद है उसका उपयोग मनुष्य हजारों वर्षों से करता आया है। वह क्या करता है, अब अच्छा मेन चीज़ बताऊँ मैं आपको, द हनी बीज हैव बीन यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हनी फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स बाय द ह्यूमंस। तो मतलब हम यूज़ करते हैं इसको हज़ारों वर्षों से पहले, 1000 वर्ष से पहले से इसको यूज़ करते हैं। लेकिन बात क्या है वो नेक्स्ट देखो, जो शहद है ना वो आपका बहुत उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ होता है। उच्च ऊर्जा मतलब इसमें बहुत हाई एनर्जी लेवल होता है। इट इज़ हाई एनर्जी फूड मटेरियल, इसीलिए इसको अपन जो औषधि होती है ना, आयुर्वेदिक जो दवाई होती है उनमें यूज़ करते हैं। देयरफॉर इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड एज मेडिसिन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शहद, ठीक है। ये उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ होने के साथ साथ औषधि के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। ये अपन ने बात करी शहद की, ठीक है, हनी की, जो हमें हनी बी यानी मधुमक्खी से मिलता है। फिर सेकंड है जो प्योर हनी होता है, प्योर शहद जो होता है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता, नष्ट नहीं होता, और नष्ट नहीं होने के कारण इसे परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। परिरक्षक का मतलब किसी चीज़ को बचा के रखने के लिए जो एक आवरण दिया जाता है वो, यानी कि प्योर हनी डज नॉट डिस्ट्रॉय फॉर ए लॉन्ग टाइम, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्वेटिव, है ना, किसी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हो सकता है कोई दवाइयों मिला के रख दो तो वो दवाई जल्दी से ख़राब नहीं होगी, आयुर्वेदिक दवाई बना दो, और सारी खूब सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो फिर अगर शहद का उसमें यूज़ कर ले, क्योंकि शहद खुद प्योर है, वो कभी ख़राब नहीं होगा, तो उसको भी ख़राब नहीं होने देगा। समझ गए, परिरक्षक के रूप में काम करता है, मतलब एक रक्षा करता है, ये उसको एक आवरण देता है चारों ओर, एक घेरा देता है, एक कवच देता है, ठीक है, ओके। अब बात करें एक लाइन प्रेजेंट में, तो वर्तमान समय में जो कृत्रिम रूप मतलब आर्टिफिशियल रूप से हम देखें तो छत होती है, छत्तू से मधुमक्खी को पालकर बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त किया जाता है। जैसे कि छतें होती हैं, उन छत्तों पे इजीली देखो मधुमक्खी छत्ता बना लेती है, तो वहाँ पर सिस्टम है इस हनी को इकट्ठा करके, मतलब हनी बी को इसको इकट्ठा करके बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बाग जो हैं इसका शहद इस्तेमाल करते हैं और शहद को फिर बेच देते हैं, उनके लिए भी सोर्स है और अपने लिए भी। तो नाउअडेज लार्ज अमाउंट ऑफ हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल हनी हाइव्स ऑफ एपीकल्चर, ठीक है। ये चीज़ें थी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके अगर 2 मार्क्स में एपीकल्चर का क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है डेफिनेटली, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी में ये बनता है अभी तक का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपसे एक क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाएगा कि जो रेशम कीट होता है ना उसके बारे में बताओ, और ये भी बताओ कि रेशम प्राप्त कैसे किया जाता है या रेशम बनता कैसे है। ये बिल्कुल 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, ठीक है, 3 अंक का क्वेश्चन ये पक्का बन सकता है, ठीक है। तो मैं जो आंसर आपको सिलेक्ट करके लिख रहा हूँ, हो सकता है आधा बोर्ड और भरेगा अभी इसका आंसर लिखने में, फिर जाके आंसर कंप्लीट होगा। लेकिन बहुत अच्छे से समझना, एक छोटा सा डायग्राम भी बनाएंगे ताकि मार्क्स पूरे मिले, थोड़ा इफेक्टिव आंसर बने, ठीक है। पहले बात करते हैं अपन
कि रेशम कीट होता क्या है। तो ऐसा कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं उन्हें रेशम कीट कहते हैं। सिंपली ऐसा कीट, ऐसा इंसेक्ट या ऐसा कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं, यानी कि थ्रेड लाइक सिल्क, वो ही सिल्क वर्म कहलाता है। रेशम क्या होता है? कीट कहलाता है। यानी कि दोज इंसेक्ट्स विच प्रोड्यूस थ्रेड लाइक सिल्क आर कोल्ड सिल्क वर्म। ठीक है। फिर इनमें से शहतूत की जो पत्तियां होती है, शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करने वाले रेशम कीट की जाति है बम्बिकस मोराई, ये प्रमुख है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100% 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और आपकी बुक के पीछे भी दे रखा है क्या, कि जो रेशम कीट होता है, ये जो रेशम कीट है, जो ये सिल्क वर्म है, इसको किसकी पत्तियों पर रख के बनाया जाता है, वृद्धि की जाती है? तो आंसर होगा आपका बम्बिकस मोराई। ठीक है, ये ध्यान रखना। या फिर मलबरी लीव्स भी होता है, इन पत्तियों पर रख के इसकी क्या बोलते हैं, इसको बढ़ाया जाता है। ठीक है। तो आउट ऑफ देम बॉम्बेक मोरी विच फीड ऑन मलबरी लीव्स। ठीक है, शहतूत की पत्तियों पर रखी, और बॉम्बेक्स मोरी उसका आंसर हो जाएगा। बॉम्बेक्स है वो BOMBYXMORI। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये शहतूत की पत्तियां इसका आंसर हो जाएगा, शहतूत की पत्तियों पर, सॉरी। हाँ, तो ये तो बॉम्बेक्स तो मोरी उसका जाति का नाम है, रेशम कीट। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरह से आएगा, फिर सुन लो। हाँ, अगर मैंने मिस्टेक कर दी बताने में तो ध्यान रखना। वो अगर आपसे ये पूछे कि रेशम कीट किसकी पत्तियों पर रखे जाता है, तब तो है शहतूत की पत्तियां। समझ पा रहे हो? शहतूत की पत्तियों पर ही रेशम कीट बढ़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका मलबरी लीव्स। हो गया। और ये पूछे कि शहतूत की पत्तियों पर कौन सा ऐसा रेशम कीट है जो वृद्धि करता है, बढ़ता है? भाई, शहतूत की पत्तियों पर रेशम कीट बढ़ेगा तो उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा बम्बिकस मोराई। बम्बिकस मोराई होगा जो शहतूत की पत्तियों पर ग्रोथ करेगा। समझ गए? ये भी क्वेश्चन अलग से आ सकता है, इसको डीपली लेना। आप हल्के में ले लोगे तो फिर वो कंफ्यूज होना पक्का है। तो 1 मार्क्स एक सेकंड में हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अपन अपने इंडिया की। तो एट प्रेजेंट चाइना और जापान के बाद में, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड है, इंडिया 3 नंबर पे आता है। ठीक है, 3rd नंबर पे रेशम के उत्पादन में हम 3रे स्थान पर है प्रेजेंट। नाउ इट इज इंडिया इज 3rd इन पोजीशन आफ्टर चाइना एंड जापान इन द फील्ड ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन में यानी रेशम कीट उत्पादन में हम 3रे नंबर पे हैं, चाइना और जापान के बाद। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब बात करते हैं रेशम बनता कैसे है। रेशम कैसे बनेगा उसकी प्रोसेस देखो। सीधी सी बात है, रेशम कीट हो तो इसमें भी एक फीमेल माउथ होता है, एक मादा जैसा मुंह होता है। सब में होता है मेल फीमेल, तभी ग्रोथ करेगा कोई चीज़। तो इसमें क्या होगा कि फीमेल जो माउथ होगा उसमें अंडज बनेंगे। ठीक है, तो अंडज उत्पत्ति हो जाएगी। अंडज उत्पत्ति के बाद में यहीं से शुरू करना है, बस बुक में यहीं से दे रखा है तो यहीं से लिखेंगे अपन कि अंडज उत्पत्ति होने के बाद में अंडा बन जाएगा। अंडे से निकलेगा लार्वा। लार्वा बाहर आ जाता है, और ये जो लार्वा बाहर आता है वो कहलाता है कैटरपिलर। एक ही वर्ड है, ध्यान रखना, कैटरपिलर एक ही साथ लिखना है, वहाँ जगह नहीं थी। कैटरपिलर कहलाता है। और लार्वे में एक जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है जिन्हें रेशम ग्रंथियाँ भी कहते हैं। बात समझ में आई? अंडा बना, अंडे में जो लार्वा होता है, लार्वा बाहर आ जाता है। बात समझ रहे हो? अंडे में लार्वा बाहर आ गया, जिसे हम क्या नाम कहेंगे? कैटरपिलर। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन वहीं बन गया तुरंत। कैटरपिलर किसे कहते हैं? तो आप ये कह देना कि रेशम कीट में, रेशम कीट के अंदर जो अंडा होता है उस अंडे में लार्वा पाया जाता है। जो लार्वा बाहर आता है उसको हम कैटरपिलर कहते हैं। समझ गए? यानी कि आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड द लार्वा हैच आउट ऑफ द एग नॉन एज कैटरपिलर। डन। उसके बाद में लार्वा जब बाहर निकलता है ना, तो अच्छा पूरा देख लो इसको। लार्वा हैज़ 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स नॉन एज सिल्क ग्लैंड। इनको सिल्क ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि जिनमें सिल्क बनेगा वो सिल्क ग्रंथियाँ हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनना कि जब ये पूर्ण विकसित हो जाती है, कौन? ये ग्रंथियाँ। ठीक है, क्योंकि लार्वा के अंदर पाई जाती है। पहले पूरी बात समझना, लार्वा बाहर आ गया, लार्वे में ग्रंथियाँ पाई जा रही है, ये वाली ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड। और वो जब डेवलप हो जाती है, कंप्लीटली पूर्ण विकसित हो जाती है, तब लार्वा की जो लंबाई होती है ना, जो लार्वा जब बाहर निकला था, ठीक है, और उसके अंदर होती है ग्रंथियाँ,
तो लार्वा की लंबाई से 5 गुना होती है, ये सोचो, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब डेवलप हो जाती है, लंबी हो जाती है। ठीक है भाई, जैसे अगर लार्वा ये आया था सपोज ऐसा, तो इसकी 5 गुनी लंबी, ऐसा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 5 गुनी लंबी ग्रंथियाँ होती है जब वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, लंबी हो जाती है और फिर ये क्या करती है, रेशम का श्रवण करती है। मतलब रेशम जो लिक्विड शेप में होता है, रेशम लिक्विड पानी जैसा वो छोड़ती है, लिक्विड छोड़ती है और फिर वो आएगा हवा के संपर्क में। भाई जैसे ये था लार्वा, ये था लार्वा। ठीक है, लार्वा से ये रेशम ग्रंथियाँ जो होती है ये बनी, ये इससे 5 गुनी है। फिर ये क्या करेगी, जैसे डेवलप होगी तो ये कोई ऐसे लिक्विड छोड़ेगी, एक लिक्विड छोड़ेगी हवा में, लिक्विड छोड़ेगी तो लिक्विड आएगा कांटेक्ट, हवा में संपर्क में आएगा, तो हवा से वो पक जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बस, तो क्या करेंगे, हवा के संपर्क में आने से वो कठोर हो जाता है। ठीक है, यानी कि फुली डेवलप्ड सिल्क ग्लैंड बिकम्स 5 टाइम्स लॉन्गर देन लार्वा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर सिल्क इज सीक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड विच हाइडेंस ऑन एक्सपोज टू द एयर, या फिर कॉन्टेक्ट टू द एयर भी लिख सकते हो। अगर ज़्यादा मुश्किल वर्ड लगे तो यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, कॉन्टेक्ट टू द एयर। जब हवा के संपर्क में आता है तो फिर वो कठोर हो जाता है। समझ गए? थोड़ी सी प्रोसेस और है, 4-5 लाइन है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लेना। ठीक है, ओके। हाँ, तो उसके बाद आपको ये 4-5 लाइन और लिखनी है। मैंने तो खूब मेहनत कर दी आपके लिए इसको क्वेश्चन लिखने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है मुझे, और डायग्राम भी बनाया है मैंने आपके लिए। ठीक है, तो देखो पहले इसको समझो, फिर डायग्राम की बात करेंगे। ये कह रहा है कि रेशम कीट के पूर्ण विकसित लार्वा की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है, ये भोजन करना बंद कर देता है। जब इसकी लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है तो ये भोजन करना बंद कर देता है। ठीक है, मतलब उन रेशम कीट हो गए जो कीट से, उनसे भोजन करना बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेगा कि द फुल ग्रोन लार्वा इज 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट स्टॉप्स फीडिंग एंड आफ्टर दैट स्टार्ट्स कोकून फॉर्मेशन। और जैसे ही खाना बंद करेगा कोकून बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसके पश्चात कोकून बनना प्रारंभ कर देता है और अपने चारों ओर रेशम के धागों का श्रवण कर स्वयं पूर्णतः बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब लार्वा 7.5 सेंटीमीटर की लंबाई का हो जाता है तो फिर वो खाना खाना बंद कर देता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या करता है, अपने चारों ओर कोकून बनाना शुरू करता है। कोकून बना के अपने चारों ओर रेशम के धागे जो होते हैं ना, रेशम थ्रेड का मतलब सिल्क थ्रेड, वो अपने चारों ओर एकदम कवर कर लेता है, खुद अंदर रह जाता है और ढक जाता है लार्वा। ठीक है, अपने आप को कंप्लीट कवर कर लेता है, ढक लेता है, अपने चारों रेशम के धागे स्वयं को पूर्णतः बंद कर लेता है। इट सीक्रेट्स थ्रेड ऑफ सिल्क अराउंड द बॉडी एंड क्लोज्ड फुल्ली इनसाइड थ्रेड्स, कंप्लीटली अंदर बंद हो जाता है। अब सुनना, ये जैसे ही कोकून के अंदर बंद होगा तो लार्वा हो जाएगा निष्क्रिय। अब कुछ नहीं कर पाएगा लार्वा, क्योंकि वो चारों तरफ से पैक हो गया, वो निष्क्रिय हो गया। तो इसे बोलते हैं प्यूपा। जब ये निष्क्रिय हो जाता है उसको बोला जाता है प्यूपा, यानी कि द इनएक्टिव लार्वा, क्योंकि अब तो एक्टिव तो है नहीं, काम तो कर नहीं पाएगा। इन द इनएक्टिव लार्वा क्लोज इनसाइड कोकून इन कॉल्ड प्यूपा। डन। इसके बाद देखो, कोकून लगभग 1000 से 1200 मीटर रेशम के धागे का बना होता है और कोकून का भार 1.8 से लेके 2.2 ग्राम होता है। पूरी बात समझ में आ गई? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ईजी है ना, कि अपने आप को बंद कर लेता है। 7.5 के बाद में खाना बंद, खाने के बाद में कोकून शुरू के बाद में चारों धागे से खुद गुंथ जाता है, बंद जाता है। उसके बाद में खून इनएक्टिव हो जाता है, खुद निष्क्रिय हो जाता है। और निष्क्रिय होने के बाद में क्या करता है, जो निष्क्रिय पार्ट होता है वो प्यूपा कहलाता है। और कोकून जो कोकून इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1200 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ सिल्क और द वेट ऑफ कोकून इज अबाउट 1.8 to 2.2 ग्राम। ठीक है, यानी जो कोकून का जो वजन है वो 1.8 से 2.2 ग्राम होता है। फिर ये जो रेशम होते हैं वो प्रोटीन का बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, रेशम प्रोटीन का बना होता है। और रेशम का जो अंदर का भीतरी भाग है वो फाइब्रिन और बाहरी भाग है वो सेरिसिन प्रोटीन का बना होता है। ये प्रोटीन की पार्ट है, फाइब्रिन और सेरिसिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन के पार्ट होते हैं फाइब्रिन और सेरिसिन। ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं। अब मेरी बात सुनना,
सिल्क इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, सिल्क प्रोटीन का बना होता है। इट्स इनर पार्ट इज मेड अप ऑफ फाइब्रिन एंड आउटर पार्ट इज मेड अप ऑफ सिरसिन, ठीक है, हाँ सेरिसिन, प्रोटीन फॉर सेरिकल्चर। ओके, अब मेरी बात सुना, रेशम कीट का अगर आपको पालन करना है तो शहतूत के बाग लगाने जरूरी है, क्योंकि बिना शहतूत की पत्तियों के बिना आप रेशम कीट को बना ही नहीं सकते, सॉरी रेशम को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शहतूत की पत्तियों पे इसको रख के ग्रोथ कराई जाती है। तो इट नेसेसरी टू हैव मलबरी गार्डन्स, यानी कि अगर शहतूत का गार्डन या उद्यान बाग लगाते हो तभी ये बन सकता है। अब पूरे का पूरा एक सार बता दूं इस डायग्राम में। सबसे पहले देखो, ये एग जिसको हिंदी में बोलते हैं अंडज, बोल देना हिंदी वाले इसको अंडज या अंडा, ठीक है, अंडज। अब ये अंडज से निकला लार्वा, तो लार्वा को तो हिंदी वाले जानते ही, लार्वा तो लार्वा ही है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि अंडज से लार्वा निकलेगा, ठीक है। लार्वा फिर वो आपको पता ही, इससे इस लार्वा से जो निकलती है वो ग्रंथियाँ होती है, ग्लैंड्स, वो इससे 5 गुना लंबी होती है, ठीक है। फिर इसको अपन रखते हैं शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करवाते हैं, फीड्स ऑन मलबरी लीव्स, उसके ऊपर इसको रखा जाता है, ग्रोथ कराई जाती है। उसके बाद में ये सीक्रेट सिल्क थ्रेड यानी कि रेशम धागों का श्रावण करता है, शहतूत की पत्तियों पर रखते रेशम के धागे का श्रावण करता है ये। उसके बाद में जैसे ही चारों तरफ रेशम धागे का श्रावण करेगा तो ये प्यूपा में फिट हो जाएगा, प्यूपा, ठीक है। और प्यूपा से फिर ये आगे से बढ़ के कंप्लीट प्रोसेस होता है। प्यूपा है ना, प्यूपा को बोला जा, हिंदी वाले तो प्यूपा ये लिख लेना, प्यूपा। और प्यूपा है मेल मौथ, मेल मौथ का मतलब होता है हिंदी में नर कीट, ये नर कीट है और ये मादा कीट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये नर कीट होता है और फीमेल मौथ वो मादा कीट होता है। और इस तरीके से पूरा प्रोसेस बनता है। ये डायग्राम भी आपको बनाना है, अगर आपको 3 नंबर चाहिए तो कुछ डिफरेंट करो, अपनी मन से डायग्राम बना सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का मेरी तरफ से। बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, डायग्राम भी बनाना है, तब जाके 3 में से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट देखो, लेक कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाख कीट संवर्धन, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में ये आ सकता है और 2 मार्क्स में इसके मेथड्स यानी कि 2 विधियां जो हैं वो आ सकती है, ठीक है। हालांकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिछला क्वेश्चन था जो 3 मार्क्स वाला डायग्राम वाला क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं, तो वो छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अपन को पढ़ना तो सारा ही है। लेक कल्चर, लाख कीट संवर्धन, तो देखो लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियाँ होती है, लाख कीट होते हैं ना, उनकी लक्ष्य ग्रंथियाँ होती है और वो एक श्रावित करती है, श्रावित मतलब रिलीज करती है, सीक्रेट करती है रेजिन युक्त रालदार पदार्थ। उस पदार्थ का क्या नाम है? रेजिन युक्त रालदार पदार्थ, उसको हम कहते हैं लाख, ठीक है। यानी कि द scarlet resin substance secreted by glands of lake insects is called lake। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर लाख के उत्पादन हेतु लाख कीटों के पालन को लाख संवर्धन, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो यहां से भी लिख सकते हो 1 मार्क्स में कि लाख संवर्धन किसे कहते हैं। तो लाख के उत्पादन हेतु मतलब लाख है ना, उसके प्रोडक्शन हेतु, प्रोडक्शन के लिए जो लाख कीटों का हम पालन करते हैं उसको लाख संवर्धन कहते हैं। यानी कि द रियरिंग यहाँ से ऑफ लेक इंसेक्ट्स फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लेक इज कॉल्ड लेक कल्चर। 1 मार्क्स डन। फिर अगर हम बात करें अपने इंडिया में, तो इंडिया के अंदर जो विश्व के अंदर लाख का उत्पादन होता है ना, उसका 80% तो अकेला भारत ही कर लेता है। इसका मतलब ये मान लो कि लाख का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही होता है। भाई लगभग पूरा संसार एक तरफ और अपन एक तरफ, 80% ये इंडिया में हो जाता है, 20% में पूरा संसार आता है। इसका मतलब हम सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन करते हैं। इंडिया प्रोड्यूस्ड 80% पार्ट ऑफ लाख ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेक इन द वर्ल्ड। समझ गए? ये ध्यान रखना, 80% भाग इंडिया के अंदर ही उत्पादित किया जाता है। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, वो है लाख कीट का वैज्ञानिक नाम। लेसीफर या लेसीजर लेका, इंग्लिश में लेसीजर लिखा हुआ है, हिंदी में लेसीफर। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे मार्क्स नहीं करते क्योंकि हिंदी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में फर्क पड़ता है। साइंटिफिक नेम ऑफ लेक इंसेक्ट इज लेसीजर लेका या लेसीफर लेका, ठीक है। ये ध्यान कर लेना 1 मार्क्स में। और एक क्वेश्चन है भाई, जब ये लाख कीट है इनमें भी तो मेल और फीमेल होता है, ठीक है। तो नर लाख जो होता है ना, मतलब मेल लाख जो होता है,
वो मादा के आकार से छोटा होता है, समझ गए, और गुलाबी रंग यानी पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का होता है। और मादा जो लाख होती है वो कीट आकार में बड़ी होती है और ज़्यादा लाख पैदा करती है, यानी कि जो मेल लैक इंसेक्ट्स है वो स्मॉलर इन साइज देन फीमेल इन एंड पिंक इन कलर, और फीमेल लैक इंसेक्ट इज लार्ज इन साइज। फीमेल बड़ी होती है और मेल उससे थोड़ा छोटा होता है। और कलर की बात की जाए तो वो पिंक कलर का होता है, उल्टा सिस्टम है, ठीक है। एक्चुअल में फीमेल को छोटा होना चाहिए था, ज़रूरी नहीं है लेकिन जनरली, और फीमेल का कलर भी पिंक फेवरेट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, याद रह जाएगा, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मन से मत कर देना कि फीमेल में पिंक कलर, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मेल में पिंक कलर का हो रहा है वो। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है, लाख उत्पादन के लिए 2 विधियाँ, 2 मेथड्स फॉर लेग प्रोडक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक जो पहले चला करती थी बिल्कुल घटिया मेथड था, एक जो अभी चलता है, ठीक है। यानी कि एक तो पुरानी बिल्कुल देशी विधि, एक अभी आधुनिक विधि यानी कि मॉडर्न मेथड, एक था ओल्ड कॉमन मेथड। ओल्ड कॉमन मेथड में क्या था कि जो आदिवासी लोग होते हैं ना, तो आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली ये विधि बहुत ही प्राचीन और अवैज्ञानिक है, कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं थी, बिल्कुल ही गलत थी। दिस मेथड इज यूज्ड बाय ट्राइबल्स इन एंशियंट, पुराने ज़माने में, एंड नॉन साइंटिफिक, कोई वैज्ञानिक नहीं थी। क्या करते थे, कीट को काट के इकट्ठा कर लेते थे। तो भाई जब पूरे कीट को काट लोगे तो फिर पीछे क्या बचेगा। जब आपको लकड़ी इकट्ठी करनी है तो आप पेड़ों को जड़ से थोड़ी काटोगे, उनकी टहनियाँ काटो, उनके कोई वो काटो, फिर से नया पेड़ बने, वापस से वो ग्रोथ करे। लेकिन जड़ से ही काट लिए, लकड़ी इकट्ठी करे तो फिर वहाँ तो पेड़ बचा ही नहीं, एक ही बार लकड़ी यूज होगी। वो ही सिस्टम है। इन्होंने किया कि इसमें लाख के पौधे को काट कर ही लाख एकत्रित की जाती थी, पूरे लाख के पौधे को काट देते। इससे क्या होता, पूरा कीट तो नष्ट हो जाता, तो लाख अब बनेगा कहाँ से। कीट जड़ से खत्म हो गया, नष्ट हो जाने के कारण इस विधि में जो आगामी फसल होती थी उसको बहुत भारी नुकसान होता, या फिर आगामी फसल होती ही नहीं, खत्म हो जाती, ठीक है। ये है, यानी कि इन दिस मेथड lake is collected by harvesting the plants of lark insects. There is a great loss of next crop in this methods due to the loss. ठीक है, ये पुराने ज़माने में चला करती थी, बिल्कुल नॉन साइंटिफिक थी, बिल्कुल भी सही मेथड नहीं था। लेकिन अभी मॉडर्न मेथड क्या है, अभी प्रेजेंट में क्या चलता है कि ये जो प्रेजेंट विधि, जो आधुनिक विधि है, ये एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें क्या होता है कि जो आगामी आने वाले फ्यूचर की जो फसल है उसको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि क्या करते हैं, एक साथ लाख को नहीं काटते, क्योंकि लाख एक साथ न काट कर, लाख को एक साथ न निकाल कर बारी बारी से निकाली जाती हैं, ठीक है। यानी कि दिस इज अ साइंटिफिक मेथड, इन दिस मेथड इन विच नेक्स्ट क्रॉप इज नॉट मोर हार्म्ड बिकॉज लाख इज ऑब्टेन्ड इन इंटरवल्स नॉट कंटिन्यूसली, मतलब टुकड़ों में, कभी बारी बारी, इंटरवल्स का मतलब बारी बारी, नॉट कंटिन्यूसली, लगातार नहीं। और वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनना डेफिनेटली पक्का है कि इसका अनुसंधान जो है वो भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची जो बिहार के अंदर है वहाँ पर किया जाता है इसका रिसर्च, यानी कि इसका प्रैक्टिकल जहाँ किया जाता है, इसको आजमा के जहाँ देखा जाता है वो रांची बिहार के अंदर है, उसका नाम है भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हैं, लिखेंगे आप रांची, और रांची है बिहार में, बिहार झारखंड, ठीक है। यानी कि रिसर्च अबाउट लैक इन डन एट इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची बिहार। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। अब एक छोटा सा वीडियो और बनेगा, इतना ही, 30 मिनट की समथिंग, और उसके बाद में ये प्यारा सा 6 नंबर का चैप्टर बहुत इजीली अपने कंप्लीट कर लिया। 3 नंबर का चांस उस फर्स्ट के स्टार्टिंग 2 वीडियो में है, और 3 नंबर आने के चांस इन 2 वीडियो में, इसमें और एक कल जो नेक्स्ट आएगा उसमें। इस तरीके से 4 वीडियो में आपका 6 नंबर का टेस्ट बिल्कुल डन है, चैप्टर ख़त्म है। रिवीजन करते रहना, और जल्दी आपका जैसे ही चैप्टर क्लोज कंप्लीट होगा, कल परसों आपका टेस्ट होना, इसलिए प्रिपेयर पहले से ही रहना, ठीक है ना। ओके।